लेकिन शायद ये उनकी खासियत है कि जो उनकी कमजोरी नजर आती है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। सरदार पटेल जी जब अलग अलग रियासतों को भारत में जोड़ रहे थे, उस वक्त नेहरू जी कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए। मनमोहन सिंह ने तो 10 साल तक किसी भी इजराइल के डेलीगेशन से मुलाकात तक नहीं की। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी से भारत अब डरेगा नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेगा भी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का ऑफर भारत को मिलता है, लेकिन नेहरू जी चाइना को इसका दावेदार मानते हैं। ऐसा एस जयशंकर ने बोला था और मानो ना मानो पूरे दुनिया भर में, खास करके पश्चिमी देशों में तो एक हड़कंप मच गया था। पहली बार देश में ऐसा देखने को मिला कि विदेश मंत्रालय ट्विटर से भी चल सकता है। 30 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और देश को नई दिशा में ले जाने के लिए काम शुरू हो जाता है। लेकिन जिसमें नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा कमजोर या अनुभवहीन समझा जा रहा था वो थी भारत की विदेश नीति। लेकिन शायद ये उनकी खासियत है कि जो उनकी कमजोरी नजर आती है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। और यही हमने उनके प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल के दौरान देखा है। जिस भारत की विदेश नीति को जवाहरलाल नेहरू जी ने जन्म दिया या उसकी एक संरचना करी, जिसको लेकर लगभग सभी प्रधानमंत्री उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक अलग ही बदलाव 2014 के बाद देखने को मिला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मलकानी फेयर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं भारत की विदेश नीति में आए हुए बड़े बदलाव की बात करूंगा। नेहरू जी मोदी जी की विदेश नीति में क्या फ़र्क है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। किस तरह सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्रालय को लोगों तक जोड़ा, क्यों एस जयशंकर भारत के लिए एकदम सही विदेश मंत्री साबित होते जा रहे हैं, पाकिस्तान और चीन को लेकर भी विदेश नीति में कैसा बदलाव आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं सब चीज को। 1947 की आज़ादी के बाद भारत को अपनी विदेश नीति के साथ चलना था। उस समय भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश था, अर्थव्यवस्था खराब थी, देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था। दोनों देश कोल्ड वॉर से गुजर रहे थे। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। ऐसे में उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी यानी गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना। मतलब भारत किसी भी सुपर पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होगा, ना तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे, जो कि एक तरह से सही भी था। लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला हो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहीं 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया बहुत बदल चुकी होती है। विश्व के सभी देश कोल्ड वॉर से निकल करके ग्लोबलाइजेशन पर आ गए थे। भारत के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चाइना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकला और अमेरिका को पीछे करने में लगा हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में भी अब बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल रिलेशंस में आक्रामक रवैया अपनाया और भारत की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखकर वसुधैव कुटुंबकम की नीति के साथ चलने का फैसला किया। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाली सोच के लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक भी मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने इन 8 सालों में विदेश नीति पर स्पष्ट छाप छोड़ी है और भारत को दुनिया की इस बड़ी ताकत बनाने के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वैसे तो इमरान खान ने भी ऐसा ही कुछ बोला था ना। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। सरदार पटेल जी जब अलग अलग रियासतों को भारत में जोड़ रहे थे, उस वक्त नेहरू जी कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए। सरदार पटेल इसके बिल्कुल खिलाफ थे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 में भी नेहरू जी का बहुत ज्यादा समर्थन था। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से एक झटके में आर्टिकल 370 हटाया। ये उन्हीं की विदेश नीति थी कि टर्की और मलेशिया के सिवाय किसी और देश ने भारत का खुलकर विरोध भी नहीं किया। भारत ने 1950 में इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध कुछ ज्यादा मधुर नहीं थे। नेहरू जी का झुकाव पैलेस्टीन की तरफ ज्यादा था और ऐसा ही आने वाले लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने किया। साल 1974 में भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। भारत ऐसा करने वाला पहला अकेला गैर मुस्लिम देश था। 1988 में भारत फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता देने के समर्थन में भी खड़ा था। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेताओं ने इस वर्ग की जनता की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहा। इसका जिक्र एस जयशंकर ने भी हाल ही में किया था। मोदी सरकार के आने के पहले भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के प्रति झुकाव वाली रही है। 1991 में भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, ये जानते हुए कि इजराइल ने भारत के हर मुद्दे पर साथ दिया है, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1965, 1971 और यहाँ तक कि 1999 कारगिल युद्ध में भी।
लेकिन हम इजराइल के साथ बहुत खुलकर साथ नहीं थे। मनमोहन सिंह ने तो 10 साल तक किसी भी इजराइल के डेलीगेशन से मुलाकात तक नहीं की। साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को हैरत में डाल दिया जब पहली बार भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इजराइल की धरती पर कदम रखा। पारंपरिक तौर से चली आ रही भारत की विदेश नीति में यह एक नया बदलाव था जिसका भारत के अंदर के राजनीतिक जानकारों ने भी कभी कल्पना नहीं किया था। भारत इजराइल से इंटेलिजेंस, रक्षा सौदे और व्यापारिक मुद्दे पर साथ आने का फैसला लेता है। ऐसा सिर्फ वही नेता कर सकता है जो हमेशा अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, ना कि वोट बैंक को। अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले शपथ समारोह में सार्क देशों के सभी प्रमुखों को आमंत्रित किया। यह एक संदेश था कि भारत अपने पड़ोसियों को लेकर गंभीर है और उन सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। मोदी जी की सबसे पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भूटान की थी और दूसरी नेपाल की, जो कि जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रखते हैं, परंतु भारत का इन देशों के साथ एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है जिसे मोदी जी अच्छे से जानते हैं। वहीं जब 2019 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने पहली विदेश यात्रा में श्रीलंका और मालदीव की करी। साल 2015 में नेपाल में भयानक भूकंप आया था। उस समय भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। श्रीलंका भी हाल ही में अपने राजनीतिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसमें भी भारत ने सबसे ज्यादा मदद करी है। अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस के दौरान भी भारत ने गेहूं भेजा, फिर चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते से ही क्यों ना जाए। 26/11 के बाद जिस तरह से भारत की सरकार ने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया था, पाकिस्तान की सरकार और आर्मी ने सोचा होगा कि मोदी जी भी ऐसी ही नीति को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन मोदी जी ने सेना को खुली छूट देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब बदल चुका है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी से भारत अब डरेगा नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेगा भी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। म्यांमार में ऑपरेशन सनराइज को अंजाम देना हो, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक, आतंकवादी और पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना था उस भाषा में समझा दिया। भारत की ये नीति यही नहीं रुकी। 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर आतंकी हमले में शामिल होने के कारण भारत ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी रद्द कर दी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने भी अपना नाम वापस ले लिया और 2016 के सार्क मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। ये भारत की विदेश नीति ही है कि सबको समझ में आने लगा कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का घर है और अब वो दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। नेहरू जी की चाइना के लिए क्या नीति थी ये हम सभी जानते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई पर इतना ज्यादा भरोसा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का ऑफर भारत को मिलता है, लेकिन नेहरू जी चाइना को इसका दावेदार मानते हैं। तिब्बत को लेकर भी वो कंफ्यूज थे और चाइना द्वारा 1962 के युद्ध के बाद हमारी हड़पी हुई जमीन अक्साई चीन को लेकर नेहरू जी ने क्या वचन कहे थे, अगर ये मैं आपको बता दूं तो शायद आपका खून खौल जाए। चीन के साथ भारत की विदेश नीति की बात करें तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम के रूप में देश का कार्यभार संभाला तो उन्होंने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की रणनीति के तहत चीन के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन साल 2017 में डोकलाम को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें चाइना की सेना को पीछे हटना पड़ा। वहीं से चीन के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ने लगे। साल 2020 में लद्दाख की सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों ही देशों ने धीरे धीरे इस इलाके में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाई। काफी राउंड्स की बातचीत के बाद एससीओ मीटिंग से पहले चीन और भारत के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। उल्टा साउथ चाइना सी में चाइना की दबंगई को खत्म करने के लिए भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड देशों को और मजबूत करना शुरू कर दिया। भारत एकदम स्ट्रेट है, चाइना के साथ वही नीति होगी जो सभी देशों के साथ होती है, जैसा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं। ना आंख झुकाकर बात करेंगे, ना आंख उठाकर के बात करेंगे, हम आंख में आंख मिलाकर के बात। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से अब तक 60 से भी ज्यादा देशों के दौरे पर गए हैं। वो ट्रैवल ऐसे करते हैं जैसे कि हर देश में उनका ऑफिस हो। सबसे ज्यादा 7 बार वो अमेरिका की यात्रा पर रहे हैं। आज हर देश के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। खाड़ी के देशों के साथ भारत कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर दिया जाता है। आसियान देशों के साथ भी भारत मिलकर काम कर रहा है। वहीं वेस्ट एशिया में भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई मिलकर क्वाड के रूप में काम करने को राजी हो चुके हैं।
मोदी जी का विकास के लिए दूसरे देशों के साथ स्थायी संबंध बनाना विदेश नीति का सिर्फ एक पहलू था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विदेश में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वैसे इसका बहुत बड़ा श्रेय सुषमा स्वराज जी को भी जाता है। पहली बार देश में ऐसा देखने को मिला कि विदेश मंत्रालय ट्विटर से भी चल सकता है और आम लोगों तक विदेश मंत्रालय को भी सुषमा स्वराज जी ने पहुंचाया था। मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किल चाहे जैसी भी हो, ट्विटर पर सुषमा स्वराज को टैग कर दो, मदद तुरंत मिल जाएगी। तभी तो देश विदेश में बैठा हर शख्स अपनी मुसीबत में सुषमा स्वराज जी को याद करता था, चाहे वो पाकिस्तान के लोग ही क्यों ना हो। एक यूजर के ट्वीट पर जवाब देते हुए सुषमा स्वराज जी ने ट्वीट किया था, अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे हो तो भारतीय दूतावास वहां भी आपकी मदद करेगा। 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत यमन देश में फंसे 4000 से ज्यादा भारतीयों को बाहर निकाला जाना, ऑपरेशन संकट मोचन के दौरान दक्षिण सूडान में फंसे 150 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना और इसके अलावा लीबिया में भी जारी गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को सुरक्षित वापसी में भी सुषमा स्वराज जी ने अहम भूमिका निभाई थी। इराक में जब आतंकी संगठन ISIS ने 46 भारतीय नर्सों को बंधक बना लिया था, उनको भी सुषमा जी के प्रयास के कारण सुरक्षित वापस लाया गया। सुषमा जी ने जिस तरह से विदेश नीति और मंत्रालय को संभाला था, उनके देहांत के बाद देश को ऐसे ही एक चेहरे की जरूरत थी। लेकिन मोदी जी ने एस जयशंकर को चुनकर एक बार फिर देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। एस जयशंकर का राष्ट्र की राजनीति से कोई नाता नहीं था, उल्टा उन्होंने कभी अपने जीवन में चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन अगर कोई राजनीति उनको बहुत अच्छे से समझ आती है तो वो है जियोपॉलिटिक्स, यानी भूगोल की राजनीति। दूसरे देशों की राजनीति को वो बड़े ही अच्छे से समझते हैं। उनको विदेश मंत्री बनाया गया और अब भारत की विदेश नीति और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। यूरोप को उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, ऐसा एस जयशंकर ने बोला था। और मानो ना मानो, पूरे दुनिया भर में खास करके पश्चिमी देशों में तो एक हड़कंप मच गया था। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. खास करके पश्चिम के देश और पत्रकार जिस तरह से भारत की आलोचना करते हैं, भारत की नीतियों के खिलाफ लिखते हैं, लोकतंत्र और भारत के विकास को हर बार गलत ठहराते हैं, ऐसे में दिल को बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब एस जयशंकर उनके मुंह के सामने उनकी और उनके देश के दोगलेपन को उजागर करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान को F-16 की वित्तीय मदद हो, अमेरिका की मानवाधिकार की रिपोर्ट हो, यूरोप का रशिया से गैस खरीदना हो, एकदम आक्रामक विदेश नीति भारत ने अब अपनाई है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इसीलिए एस जयशंकर का विदेश मंत्री बनना भारत के लिए एकदम सही है। अगर हम 2014 से देखें तो भारत की विदेश नीति अब सही दिशा में जा रही है। भारत का रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदना और वो भी अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद, भारत ने दुनिया को बता दिया कि रक्षा सौदों के मामले में वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में भी भारत के ऊपर दबाव डाला गया था, लेकिन भारत का रुख तटस्थ रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतिन के सामने ये बोलना कि आज का जमाना युद्ध का नहीं है, ये भी भारत की बदली हुई विदेश नीति ही बताता है। कोरोना के समय पर 150 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन देकर भारत ने अपनी नीति एकदम साफ कर दी है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ विश्व को देखता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।